अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम चले हमने थर्ड सेशन में बात करते हैं पार्सन की थ्योरी जो कि सोशल चेंज के लिए उन्होंने बताई थी। अच्छा, लास्ट टॉपिक में हमने अर्ली एवोल्यूशनरी थ्योरी, मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी और क्या कहते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी में पार्सन की थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर पढ़ लिया था कि सोशल ऑर्डर क्या होता है और वो किस तरीके से बात करता है। वो कहता है कि सोशल ऑर्डर एक सोसाइटी में चेंज सिर्फ विद इन टाइम आता है और सोसाइटी का जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। चेंज को उसने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है। लेकिन जब बात हमने पहले भी की थी कि जब मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुए यूएसए में, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको बात कनेक्शन में समझ आ जाए कि जब वहाँ पे मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने क्रिटिक ने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट किया कि किस तरीके से थ्योरीज और किस तरीके से आप थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं कि सोशल चेंज जहाँ पे सोसाइटीज के लिए जहाँ पे सोशल चेंज और सोशल कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है, किस तरीके से वहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम रेलेवेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, पार्सन्स चेंज हिज व्यू रिगार्डिंग सोशल चेंज 1961 से लेकर 1966 तक उन्होंने अपना आफ्टर जब 1960 के बाद उनके थ्योरी पे क्वेश्चन उठा तब उन्होंने उसके बाद समझाया कि पार्सन चेंज्ड हिज व्यू रिगार्डिंग सोशल चेंज। उन्होंने अपना व्यू चेंज किया और उन्होंने बताया he states that change is not something that disturbs the social equilibrium, कि चेंज ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि सोशल इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं सोशल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे, बल्कि चेंज एक ऐसी चीज है बट एज समथिंग दैट अल्टर्स इट का मतलब क्या हुआ? मतलब वो उस सोशल इक्विलिब्रियम को भी चेंज कर देती है। लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ये आई कि सोशल चेंज हुआ, सही है। पहले पुराने ज़माने में ख़वातीनें काम नहीं करती थी। अब जब ख़वातीनें काम नहीं करती थी, वो घर को ही ज़्यादा टाइम देती थी। लेकिन अब चूँकि ख़वातीन भी जॉब करती हैं और काम करती हैं, इस वजह से क्या कहते हैं जब दोनों ही काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं, मेल फीमेल घर के, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स आया, टेक अवेज, कि भाई जब घर पे दोनों ही नहीं है तो खाना कौन बनाएगा, सही है। इसी तरीके से पुराने ज़माने में मेड्स नहीं होती थी, घर की औरतें ही काम करती थी। लेकिन नए ज़माने में चूँकि आज की औरत भी काम करती है, वर्किंग लेडी है, तो वो घर को उतना टाइम नहीं दे पाती जितना कि देना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ? चेंज आया। अब चेंज क्या आया कि चेंज ये हुआ कि मेड्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब इसने जो सोशल ऑर्डर खराब नहीं किया बल्कि उसको चेंज कर दिया, सही है। तो उन्होंने कहा कि सोशल ही स्टेट्स दैट चेंज इज समथिंग दैट डिस्टर्ब्स द सोशल isn't something that disturbs the social equilibrium but as something that alters it, ठीक है। उस निजाम को चेंज कर दिया लेकिन फिर से बैलेंस कर दिया, किससे? so as to produce new and different equilibrium। अब जाहिर सी बात है, जब होटल का निजाम आया और घर पे खाना बनने का निजाम कम हो गया तो ये एक सोशल चेंज आया ना। अब ये सोशल चेंज आया, लोगों ने इसको अपना लिया, तो ये अपने साथ एक डिफरेंट सोशल इक्विलिब्रियम लाया, सही है। अब इसी तरीके से आगे बात करते हैं। ये आगे आगे जैसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सोशल चेंज अकर्स व्हेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेन्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और वॉर थ्रो द सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस, सही है। जैसे कोई जंग छिड़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, दूसरे जो सोशल क्या कहते हैं
डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस होती है जो कि आ जाती हैं एक्सटर्नली इंटरनली, वो एक निज़ाम को धर्म भरम कर देती हैं सोसाइटी के। अब एक कोई सोसाइटी है तो वहाँ पे वॉर हो गई, अब वहाँ पे वॉर हो गई तो वहाँ पे इकोनॉमिक तबाह हो गई उनकी, उन सोसाइटीज का फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटीज हो गई, उनके मिलिट्री पावर भी जाहिर सी बात है वैसी नहीं रही, टेक्नोलॉजिकली भी वो तबाह हुए। ठीक है, तो जो उनका सोशल ऑर्डर था, जो उनका सोशल सिस्टम था, वो क्या हो गया, शेक हो गया, वो उस तरीके से बैलेंस नहीं है जैसे पहले था। लेकिन आगे बात करता है, बट दिस imbalance brings adjustment which help the system to brings its equilibrium back। ठीक है, ये जो सोशल क्या कहते हैं, ये जो इम्बैलेंस हो जाता है ये खुद ही उस सिस्टम के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है और खुद ही उसको उस बैलेंस को नया बैलेंस कायम कर देता है। ये पुराना बैलेंस तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। अब जब मैंने आपको मिसाल दी कि जब पहले औरतें काम नहीं करती थी और क्या कहते हैं अब औरतें काम करती हैं, तो अब जो एक हमारा सोशल चेंज आया वर्किंग वुमेन का, और दूसरे उसके लिए दूसरे चेंजेस आए फैमिली में, फैमिली मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो उन चेंज ने बैलेंस कायम कर लिया, एडजस्टमेंट कर ली कि भाई अगर आप घर पे खाना नहीं बना सकते, ये लो होटल्स खुल गए, टेक अवेज है, रेस्टोरेंट है, आप खाना मंगवाइए और खाइए। अगर आप अपने घर का काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बिजी हो अपनी जॉब में, तो मेड का कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई आपके घर पे मेड आ जाया करेगी, आप उसको कुछ पैसे देंगे और वो आपका घर का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो पूरी करके चली जाएगी। ये क्या हुआ, एक एडजस्टमेंट हो गई। पहले सोशल चेंज हुआ और उसी सोशल चेंज से क्या कहते हैं, जो इम्बैलेंस हुआ, जो बैलेंस खराब हुआ, उसी ने ही एडजस्टमेंट करके और सोशल सिस्टम में वापस इक्विलिब्रियम कायम कर लिया, बैलेंस कायम कर लिया। However, the new equilibrium contains different social arrangements and cultural components than the previous one। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो नए क्या कहते हैं, नया बैलेंस है, जो नया इक्विलिब्रियम है, वो जाहिर सी बात है पुरानी अरेंजमेंट तो नहीं फॉलो करेगा, उसकी अरेंजमेंट्स भी नहीं होंगी, उसकी वैल्यूज, उसका क्या कहते हैं काम करने का तरीका, उसके कंपोनेंट, सारी चीजें अलग होंगी। ठीक है, वो पुराने की तरह सेम नहीं होगा। फिर पार्सन कहते हैं, पार्सन वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द एवोल्यूशनरी चेंजेस दैट अकर इन अ सोसाइटी एंड इट ग्रोज more complex it grows more complex क्या कहते हैं। ठीक है, पार्सन कहते हैं, पार्सन पर्टिकुलरली फिर भी वो देखते हैं कि एवोल्यूशनरी चेंजेस को देखते हैं और कहते हैं कि सोसाइटी एक सिंपल सोसाइटी है, वो तरक्की करते 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 कॉम्प्लेक्स मफाद पे पहुंच जाती है। अब वो कॉम्प्लेक्स स्टेज पे कैसे पहुंचती है, कैसे तरक्की याफ्ता बनती है, उसको देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। The most important word and concept in the Parsons theory of social change is institution। ठीक है, what does Parson mean by the word of institution? अच्छा जी, पार्सन ने कहा कि जो पार्सन की जो थ्योरी ऑफ सोशल चेंज है उसका मेन कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशन। अब ये इंस्टीट्यूशन को समझना बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है। ठीक है, what does Parsons mean by the word of institution? In the field of social sciences, institution can be individual tribe, family, religious group and so on। ठीक है, पार्सन की जो थ्योरी है जिसमें उन्होंने टर्म दिया है इंस्टीट्यूशन को, अब उन्होंने इंस्टीट्यूशन को कैसे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से डिफाइन कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन एक बंदा भी हो सकता है। अब एक बंदा कैसे, एक फर्द, आपने बहुत बार सुना होगा, एक फर्द जो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। अब वो इंस्टीट्यूशन कैसे है, ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी, वो एक इंडिविजुअल थे लेकिन वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने पूरी इंस्टीट्यूशन कायम कर ली। उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए इतना सारा काम किया, जो भी किया वो खुद उन्होंने अकेले किया। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन हम किसी कबीले को भी कह सकते हैं, किसी एक फैमिली को भी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है,
कोई रिलीजियस ग्रुप है उनको भी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ कोई इदारा नहीं है कि कराची यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो इंस्टीट्यूशन है। कराची यूनिवर्सिटी भी एक इंस्टीट्यूशन है, एम्स इंस्टीट्यूट भी एक इंस्टीट्यूशन है, आपकी फैमिली भी आपके लिए एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, मजीद आगे बात करते हैं। He argued this process involved two related processes, differentiation and integration. डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन पे बात करता है, किस तरीके से एक इंस्टीट्यूट में डिफ्रेंसिएशंस होते हैं और किस तरीके से वो इंटीग्रेट करते हैं, ये बात हम आगे पढ़ेंगे मजीद। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सिंपल सोसाइटीज देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूशंस। जो पुरानी कदीम सोसाइटीज होती थी, जो विलेज होते थे, जो गांव देहात होते थे, उसमें चंद ही इंस्टीट्यूशन होते थे। एनी वन ऑफ देम मे हैव सेवरल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, द फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एक ट्राइब होता था, कबीला होता था, तो कबीले में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे। जो कबीले का सरदार होता था वही जज होता था। ठीक है, स्कूल्स नहीं होते थे, हॉस्पिटल नहीं होते थे, कोई वैद्य होता था, कोई क्या होता था, किसी को थोड़ा सा आयुर्वेद जो जानता था इन चीजों के बारे में, इस तरीके से इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे। कबीला, एक ट्राइब एक इंस्टीट्यूशन होता था, उसी में फैमिलीज। अब फैमिली जैसे, अब इसको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बच्चे की पढ़ाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कि उसको बच्चे को एजुकेशन भी देनी है, उसको बच्चे को उसका न्यूट्रंस जो उसका वो करना है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी करके देनी है ताकि वो उसको खिला पिला सके, रिप्रोडक्शन भी करनी है और उसको कमाना भी है। ठीक है, तो ये सारा पहले जमाने में पुराने गांव देहात में ये सारी चीजें घर में ही होती थी। माँ बाप ने जितना पढ़ा हुआ होता था बच्चों को पढ़ा देते थे, उसके बाद बच्चे भी खेती बाड़ी करते थे माँ बाप के साथ, और वो जिस तरीके से अपना चला लेते थे, वहां पे अगर उनको कोई मसला हो जाता था वो किसी सरदार के पास चले जाते थे, सरदार उनका मसला सॉल्व कर देता था, वही उनका रूल था, वही उनका क्या कहते हैं कोड था। ठीक है, मजीद आगे बात करते हैं। When these societies grows more complex, जब ये सोसाइटीज ग्रो करती हैं, डिफ्रेंसिएशन टेक्स प्लेस, तो डिफ्रेंसिएशन आता है, किस तरीके से फैलाव होता है, वो किस तरीके से होता है, डिफरेंट स्कूल्स एंड और डिफरेंट स्कूल्स और द कॉर्पोरेट economy emerge and take over the functions that were previously undifferentiated. स्कूल अलग बन गए, कॉर्पोरेट इकोनॉमिक अलग इमर्ज हुआ, ऑफिसेस बन गए, भाई लोगों ने बिजनेस खोले, लोग जाके डिफरेंट मीन ऑफ अर्निंग से कमा रहे हैं और बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। अब माँ बाप का क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं है, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से अपनी एजुकेशन हासिल करेंगे, स्कूल से। अब समझे, पहले क्या था, पहले स्कूल नहीं था, पहले वो सब खुद करते थे। अब चूंकि ये सारी चीजें माँ बाप को ही करनी होती हैं, उन्हीं को ही करनी होती हैं, तो क्या कहते हैं, ये फंक्शन इमर्ज हुए, डिफरेंशिएशन टेक प्लेस हुआ, डिफरेंशिएशन आया, स्कूल बना, कॉर्पोरेट इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन अलग बना, और फिर उन्होंने जो उनके पुराने जमाने से जब उन्होंने ग्रो किया तो क्या कर दिया, उन्होंने डिवाइड कर दिया और अनडिफरेंशिएट कर दिया कि भाई स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, हॉस्पिटल में इलाज होगा, कॉर्पोरेट इकोनॉमी, कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग पैसे कमाने के लिए जाएंगे, जॉब्स मिलेंगी, वहां से वो पैसे कमाएंगे, और ये सारे ये इदारे अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए गए। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट कैसे हुए, इंटीग्रेशन का मतलब है जुड़ना। ठीक है, अब वो देखते हैं। However, these new institutions must be connected together. ठीक है, new norms might evolve to help smooth relationship between school and family. सही है, यहाँ पे बात करते हैं कि जो जब ये इंस्टीट्यूशन बने तो ये इंस्टीट्यूशन जुड़ गए एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब न्यू नॉर्म्स क्या जुड़ी, नया सोशल चेंज क्या आया यहाँ पे, कि रिलेशनशिप कायम हुआ फैमिली और स्टूडेंट के, स्कूल के दरमियान, कि भाई आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ने जाता है, सही है, यहाँ पे आप अपने बच्चे का जो भी एजुकेशन वगैरह का मसले मसाइल है, जो भी पूछेंगे वो स्कूल के इंस्टीट्यूशन से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे क्योंकि वो आपके बच्चे की तालीम करवा रहे हैं। इसी तरीके से लॉ कोर्ट्स हैं, जज एक अलग इंस्टीट्यूशन है,
लॉ कोर्ट अलग इंस्टीट्यूशन है, वो आपस में मर्ज हुए। अगर किसी का कोई भी तनाज़िया है, किसी के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिजॉल्व करने के लिए लॉज बने हैं, कोर्ट बने हैं, कोर्ट इंस्टीट्यूशन है, फिर जज हैं जो फैसला सुनाते हैं। आप जाएं अपना मुतालबा लेके उनके पास कि भाई हमारा ये मसला है, वो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। इसी तरीके से रियासत बनी नेशन स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, इसी तरीके से और कॉरपोरेटिव क्या कहते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस कायम किए गए, नए आइडियाज, नए बिजनेस मार्केटिंग के लिए, अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए नया इंस्टीट्यूशन कायम हुआ। ये सारे एक साथ इंटीग्रेटेड हैं। जब किसी सोसाइटी की इकोनॉमिक पावर ग्रो करती है, उसकी तरक्की होती है, टेक्नोलॉजी में भी तरक्की होती है, उसकी बाकी दीगर चीज़ों में भी वो अपनी मिलिट्री पावर भी बढ़ा सकता है थ्रू हिज और इकोनॉमिक पावर। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, in this way society change in the direction of greater complexity but maintains its equilibrium because the new components are integrated with one another। ठीक है, जब सोसाइटी चेंज किया, जब सोसाइटी सिंपल से एडवांस डेवलपमेंट में गई, उसने तरक्की करना स्टार्ट किया, तो जो चेंज आया उस चेंज ने अपने आप ही बैलेंस बना दिया। क्यों बैलेंस क्यों बना? क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर चेंज आया कि घर में अब पढ़ाई नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई अब होगी, बच्चे अगर पढ़ने जाएंगे तो कहाँ पढ़ने जाएंगे? स्कूल में पढ़ने जाएंगे। तो चलो जी, स्कूल का निज़ाम है और वो स्कूल के निज़ाम से चलेंगे, और लेकिन स्कूल का निज़ाम इंटीग्रेटेड है फैमिली से, सही है। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी, हमारी गवर्नमेंट, सब इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड है। तो उन्होंने अपने ही क्या कहते हैं आप एक इक्विलिब्रियम कायम कर दिया। जब सोशल चेंज कोई भी होता है सोसाइटी में, तो वो खुद ही थोड़े कुछ वक्त में अपना सोशल ऑर्डर अपनी सोसाइटी का मेंटेन कर लेता है, लेकिन उसका जो सोशल ऑर्डर होता है वो पुराने सोशल ऑर्डर से डिफरेंट होता है, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट्स डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं। चलें जी, हमारी लास्ट थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज ड्राइव्स फ्रॉम द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स बट हैज बीन मॉडिफाइड बाय लेटर सोशियोलॉजिस्ट। अच्छा जी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का जो ख्याल है वो कहाँ से आया, किसके काम से आया है, किसकी आइडियोलॉजी से आया है? कार्ल मार्क्स जो एक कम्युनिस्ट थे, मार्क्स एक कम्युनिस्ट थे, और उन्होंने क्या कहते हैं अपनी एक थ्योरी दी थी, इकोनॉमिस्ट थ्योरी दी थी। तो उस पे क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेस करती है, और मजीद दूसरे सोशियोलॉजिस्ट ने उन पे और काम कर करके उसको सोसाइटी के लिहाज से डेवलप किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज grasp that many changes are caused by tensions between competing interests in society। अच्छा जी, सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो सोशल चेंज को किस तरीके से होल्ड करती है? वो कहती है कि सोशल चेंज आएगा क्योंकि बहुत सारी टेंशन्स हैं। टेंशन्स क्या है? टेंशन्स के जरिए सोशल चेंज आता है, और टेंशन यहाँ पे क्या है? कंपीटिंग इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट सोसाइटी के बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसमें हम बहुत सारी बात कर सकते हैं कि भाई इसमें अमीर तबका, गरीब तबका है, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, उसको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे कि वो टेंशन्स क्या हैं। ठीक है, ये आगे आएगा। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट रिगार्ड कॉन्फ्लिक्ट एज अ नॉर्मल प्रोसेस। अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, उन्होंने कहा जो कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस है ये नॉर्मल है। हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है, किसी ना किसी बात पे तजाद होता ही होता है। अगर आपको क्या कहते हैं जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है और होम्योपैथिक डॉक्टर है। अब जो एलोपैथिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर है ये हमेशा एक दूसरे से क्लैश करते हैं। ठीक है, और इनका कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, तो ये नॉर्मल है, लेकिन दोनों को किसी भी तरीके से एडजस्ट करके सोसाइटी में चलना है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट के मुताबिक जो प्रोसेस है कॉन्फ्लिक्ट का,
अंडर सोसाइटी वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, एबनॉर्मल नहीं कहते। वो कहते हैं तनाज़ात तो होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, प्रॉब्लम्स तो सोसाइटी में होंगी। They see change as a constant and inevitable feature of society. अच्छा, वो जो चेंज को क्या कहते हैं, समझते हैं कि वो अनअवॉइडेबल है। सोसाइटी में चेंज, सोशल चेंज का फीचर अनअवॉइडेबल है, चेंज तो आना ही आना है, ठीक है। They believe that the existing social conditions always contain the seeds of a different future. उनका कहना ये है, जो अभी हमारी सिचुएशन है वो हमेशा इस चीज को देखती है कि उसमें हमेशा इस चीज का बीज है कि कोई डिफरेंट थ्योरी हो, कोई डिफरेंट और फर्दर डेवलपमेंट हो फ्यूचर में। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है चेंज, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका वो जो बीज है वो आज में बोया गया होता है और वो कभी ना कभी उगना होता है। देयर आर टू वर्जन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के दो वर्जन है। मार्क्स ने बताया था, मार्क्स ने बोला था कि कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने बोला था कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, और मॉडर्न थ्योरिस्ट जो है उन्होंने सोशल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। इन थ्योरीज को वन बाय वन डिफाइन करते हैं। अच्छा जी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को पहले डिफाइन करते हैं। मार्क्स बिलीव्ड दैट द कैरेक्टर ऑफ सोशल एंड कल्चरल फॉर्म्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी। अच्छा जी, मार्क्स कहते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है वो किस पे बेस करती है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है। एक सोसाइटी की इकोनॉमी उसका मेन बेस है, बेस ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। और वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, वहाँ के सोशल कल्चरल फॉर्म से, जो वहाँ पे सोशल फोर्सेस या दूसरे किस्म के कल्चरल सोशल फोर्सेस हैं जो भी, उससे सारी इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन वो सारे इकोनॉमिक को, बाय द इकोनॉमिक बेस, किससे इन्फ्लुएंस होती है, इकोनॉमिक बेस से। इकोनॉमिक पे ही दुनिया चल रही है और इकोनॉमिक ही बात है, ठीक है। एक मुल्क आज अगर चाइना इतना डेवलप है तो वो अपनी इकोनॉमिक की वजह से डेवलप है। अब ये किस तरीके से क्लास को डिफाइन करते हैं और इकोनॉमिक्स का बताते हैं, स्पेसिफिकली बाय इट्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन and by the relationship that exists between those who own the means of production and those who work for them. अच्छा जी, इन्होंने बात की कि इन्होंने बताया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो होती है जैसे कि कोई ज़मीन है और वो ज़मीन क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो उस ज़मीन से हमारे हम बीज बोते हैं किसान, और उससे हमारी फसलें आती है, अनाज उगता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो इस मीन ऑफ प्रोडक्शन को जो ओन करते हैं और जो इस पे काम करते हैं, एक जो जमींदार है जो इसको ओन करते हैं, जिनकी ये ज़मीन है, और दूसरे जो क्या कहते हैं इस पे काम करते हैं, वो बताते हैं कि उनके दरमियान का रिलेशनशिप ये बताते हैं, सही है। इन मास विजन द कॉन्फ्लिक्ट वुड रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन until capitalism was thrown over by the oppressed class. अब जब हमें ये पता है, मार्क्सिज्म की हमने थ्योरी पढ़ी होगी और उसमें ये बात है कि जब तक कैपिटलिज्म अपने उरूज पे नहीं चला जाता, और जब जो कॉम उनको देखें, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में दो क्लासेस होती हैं, एक एलीट क्लास होती है, एक वर्कर क्लास होती है। एलीट क्लास क्या करती है कि काम करवाती है, सही है, वर्कर से, और उसको पैसे भी कम देती है। मैं आपसे काम, मैं किसी से काम करा रही हूँ, मैं उसको पैसे भी कम दे रही हूँ, लेकिन मैं उससे पूरा काम भी करवा रही हूँ, अच्छा काम भी कर रही हूँ, मैं उसको एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, ठीक है। तो मार्क्स ने इस तरीके से डिवाइड किया था क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लासेस को, कि किस तरीके से क्लास होती है, कि एक डोमिनेटिंग क्लास होती है जो कि अपना दबदबा रखती है, और एक वर्कर क्लास होती है जिस पे दबदबा होता है। अब इन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट इनकी तरीके से ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि कैपिटलिज्म अपनी उरूज पे नहीं चला जाता, और जब जो वर्कर क्लास है वो अपने हकूक को समझेंगी और कैपिटलिज्म के निजाम को निकाल बाहर फेंकेंगी कि भाई हमें चाहिए ही नहीं ऐसा निजाम, और एक नया निजाम कायम करेगी जिसको सोशलिज्म कहा जाएगा। जैसे आगे लिखा हुआ है, द विक्टोरियस वर्कर वुड देन क्रिएट सोशलिज्म। एक नया निजाम कायम करेगी, और वो नया निजाम जिसमें जो मीन ऑफ प्रोडक्शन होगा वो पब्लिक ओन करेगी, कोई एक बंदा ओन नहीं करेगा।
फैक्ट्री में लेबर है तो लेबर क्लास बेचारा, उसको थोड़ी सी सैलरी मिलती है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो कौन लेके चला जाता है, वो फैक्ट्री वर्कर लेके चला जाता है, वो फैक्ट्री ओनर के पास जाता है, वो वर्कर के पास तो नहीं जाता। तो यहीं पे ही जब सोशलिज्म का निजाम क्रिएट होगा, जब सोशलिज्म का निजाम क्रिएट होगा तो क्या कहते हैं, ये जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है ये कैसे ओन की जाएगी, ये ओन किसके लिहाज से की जाएगी, जो वर्कर क्लास है वो ओन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। इन मास इन मा, इन आगे मास ये कहते हैं, उनका व्यू है द मोस्ट ड्रामेटिक सोशल चेंज अकर थ्रू आउटराइट वायलेंस। वो कहते हैं कि चेंज जो आएगा ना, वो चेंज कैसे आएगा, ब्लडियस्ट चेंज होगा, मतलब कि खून खराबे वाला चेंज होगा। इतनी आराम से तो कैपिटलिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंकना तो आसान नहीं है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही ब्लडियस्ट रेवोल्यूशन भी उसको कहा जाता है। इसी तरीके से वो हमेशा कहते हैं कि जो सोशल चेंज आता है ना, वो बहुत खून खराबे वाला और वायलेंस वाला होता है, वायलेंस के बगैर सोशल चेंज आ ही नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने मार्क्स ने डिक्लेयर भी किया है, वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ हिस्ट्री। मिडवाइफ दाई को कहते हैं जो बच्चा पैदा करती हैं, ठीक है। तो वो वायलेंस को मिडवाइफ बताते हैं कि वायलेंस दाई है हिस्ट्री की। और तभी क्या कहते हैं, जब जब वायलेंस हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, तभी इनकलाब आया। खूनी इनकलाब की जो हम बात करते हैं ना, ब्लडियस्ट रेवोल्यूशन, वही उनका विजन है। सही है। अब हम देखते हैं, ये हमने समझ लिया कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या था। अब जो मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अच्छा, रेल्फ है एक थ्योरिस्ट, उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है, ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज एन अनजस्टिफाइबल ओवर सिंप्लीकेशन। अच्छा जी, वो कहते हैं कि ये जो बात की गई है ना, कि जो पूरी हिस्ट्री है वो सिर्फ क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड करती है, ऐसा नहीं है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे बेस करना कि अमीर और गरीब के लिए ही पूरी हिस्ट्री में लड़ाइयां नहीं हुई है, और भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। तो ये कहना सिर्फ कि सिर्फ क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हिस्ट्री में वायलेंस क्रिएट हुआ है, या हिस्ट्री में सिर्फ क्लास कॉन्फ्लिक्ट ही है, ऐसा नहीं है। He is one of many modern conflict theorists who focus not just on class conflict but on social conflict in general. इन्हीं की तरह दूसरे ये भी एक मॉडर्न थ्योरिस्ट में से थे, और ये ज्यादातर क्लास कॉन्फ्लिक्ट को फोकस नहीं करते, बल्कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट को फोकस करते हैं इन जर्नल, ठीक है। आगे इसको देखते हैं कि क्या कहते हैं। Many American theorists are not Marxist. सही है। बहुत सारे अमेरिकन थ्योरिस्ट हैं जो कि मार्क्सिज्म की थ्योरी को या आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, बट दे एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास। लेकिन उनको पता है क्लास की अहमियत क्या है, ये अमीरी गरीबी का तबका है। ये नहीं कह सकते कि अमीरी गरीबी का तबका नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ अमीरी और गरीबी के ही तबका है और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो पॉइंट अदर कॉन्फ्लिक्ट परहैप्स बिटवीन different nation, different racial groups, political parties, religions और regions। अब रेशियल ग्रुप का यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक के दरमियान, ठीक है। ये अभी आपने देखा होगा जो जॉर्ज फ्लॉइड को मारा है अमेरिका में, उस पे किस तरीके से ब्लैक्स का आउटब्रेक हुआ है और किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। अब ये अमीरी गरीबी पे तो नहीं था कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट रैशनल था कि भाई आप आप काले गोरे का फर्क कर रहे हो, आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। इसी तरीके से डिफरेंट दूसरे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान भी हो सकते हैं। पीटीआई हो गया, पीटीआई का किसी कोई कॉन्फ्लिक्ट है पीपल्स पार्टी के दरमियान, बिटवीन रिलीजन के दरमियान भी हो सकते हैं, और बिटवीन रीजन्स के दरमियान भी हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्लास कॉन्फ्लिक्ट को फोकस नहीं किया है, बाकी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी फोकस किया गया है, और ये सारे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है।
इसके बाद टेंशंस बिटवीन सच इंटरेस्ट एज मैनेजमेंट एंड वर्कर, टीचर्स एंड स्टूडेंट, ओल्ड and the young, male and females, bureaucrats and the public, conservatives and liberals, and many more are enduring features of modern social life. टेंशन की हमने जैसे पीछे बात की थी, यहाँ पे टेंशन की बात हुई थी, कहाँ पे ये रहा, क्या कहते हैं, कहा गया था कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में टेंशन की बात की गई थी, ये रहा कि टेंशन बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब वो कंपीटिंग इंटरेस्ट पे यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि टेंशन बिटवीन सच इंटरेस्ट एज मैनेजमेंट और वर्कर के दरमियान भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। सिर्फ अमीरी और गरीबी का तबका नहीं है, हो सकता है कि कोई अमीर है जो कि बहुत उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पावरफुल है, वो ताकतवर है, क्योंकि उसके पास पैसा तो है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है। लेकिन वही एक गरीब आदमी है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा तो नहीं है, वो गरीब है लेकिन उसके पास दिमाग बहुत है, उसके पास आइडियाज है, उसके पास इंटेलिजेंस है, तो वो जीत जाएगा। ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से मैनेजमेंट और वर्कर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान होता है, बूढ़े और बच्चे के दरमियान होता है, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि मॉडर्न सोशल लाइफ में हैसियत रखते हैं, जिनकी वैल्यू है, सिर्फ क्लास बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, ठीक है। These and other conflicts aren't necessarily class based. अब ये जो ऊपर कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया, ये क्लास बेस्ड नहीं है, ये अमीरी और गरीबी। क्लास बेस्ड का मतलब होता है ये है कि अमीरी और गरीबी के तबके के दरमियान जो भी वो होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। But they generate change when dissatisfied groups mobilize their resources in order to get what they want, ठीक है। लेकिन ये चेंज लाते हैं कहाँ पे, जहां पे इनकी बात ना सुनी गई है। जैसे कोई कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयर्स की बात नहीं सुन रहे, उनके एम्प्लॉयर ने प्रोटेस्ट कर दिया। अब वो प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा हम काम ही नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक आप हमारी बात मानते नहीं। तो ये सारी चीजें भी सोशल चेंज में क्या कहते हैं, अपना पार्ट प्ले करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं, और इन सारी चीजों से भी, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से भी सोशल चेंज आता है। अच्छा जी, ये लास्ट हमारा है, फर्दर मोर न्यू सोशल एंड कल्चरल अरेंजमेंट्स कंटिन्यूअली इमर्ज आउट ऑफ दिस कंपटीशन with the outcome generally favoring whichever group has the greatest power in the interaction. अच्छा, ये वही बात की गई जो पहले हमने की थी कि सोशल कल्चरल अरेंजमेंट्स चूंकि न्यू इमर्ज हो रही हैं, न्यू सोशल कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, न्यू सोशल फोर्सेस हैं, वो इमर्ज हो रही हैं, इस वजह से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अब जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन के आउटकम जो फेवर करते हैं वो किसको करते हैं, जो कि ज्यादा पावरफुल है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। यहाँ पे ये बात आ गई कि जो पावरफुल है उसकी बात मानी जाती है। अब लेट्स सपोज, जो मैंने अभी आपको कंपनी और वर्कर्स के दरमियान की एग्जांपल दी थी, वहां पे वर्कर्स, चंद वर्कर्स, कुछ वर्कर्स, एक ग्रुप ऑफ वर्कर प्रोटेस्ट कर रहा है लेकिन बाकी वर्कर नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी पावरफुल हो गई और कंपनी कॉन्फ्लिक्ट, कंपनी के फेवर में वो चेंज जाएगा, ना कि वर्कर के लिए, ठीक है। Conflict theory doesn't explain all form of social change, but it gives us a mean of analyzing some most important events in the history and contemporary society. अच्छा जी, conflict theory कोई भी थ्योरी किसी भी फिनोमेना को फुली डिफाइन नहीं करती। इसी तरीके से conflict theory भी हमें हर लिहाज का सोशल चेंज नहीं बताती, कि हर फॉर्म ऑफ सोशल चेंज एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसके बारे में बताती है, जिसमें हमने क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की, जो कि हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी में सोसाइटीज में इवेंट हो चुके हैं और देखे गए हैं। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, एक प्रोडिक्शन दे देता है, ठीक है। फॉर इंटेंस टू द ओवरथ्रो ऑफ फ्यूडलिज्म एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिज्म, और टू द सिविल राइट्स एंड द वुमेन्स मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले फ्यूडलिज्म जमींदाराना निजाम था कैपिटलिज्म से पहले, ठीक है। जब वो निजाम खत्म किया गया तो कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उसको क्या कहते हैं रिप्लेस किया।
सही है। इसी तरीके से बहुत सारे सिविल राइट्स हैं, सोशल मूवमेंट्स चल रही हैं, औरतों के हुकूक के लिए बात हो रही है इन द यूएस एंड कंटिन्यूइंग द चेंजेस इन पैटर्न्स ऑफ रेस रिलेशन एंड जेंडर्स रोल। वही बात कि अब जेंडर के ऊपर बात हो रही है, अब दूसरे रेस रिलेशन के बाद ऊपर बात हो रही है, अब दूसरे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का फिनोमेना है उसके बारे में बात की जा रही है, सिविल राइट के फिनोमेना के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। But as it is not a comprehensive theory of social change, it cannot tell us why technology having such a dramatic effects on the rate of social change and why forms of family organization are changing. अब इसमें बात यही है कि सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो हमें सोशल चेंज में बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं चेंज समझा रही है, लेकिन वो हमें ये नहीं समझा उसने सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हमें ये नहीं बता रही कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से एक सोसाइटी में सोशल चेंज ला रही है, या फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से सोशल चेंज आ रही हैं, या किस तरीके से वो सोशली चेंज हो रही है। तो बहुत सारी थ्योरीज बनती हैं और वो बहुत डिफरेंट फिनोमेनास को, जो सोसाइटीज के फिनोमेनास हैं उसको डिफाइन कर रही होती हैं। इसी वजह से सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि किस चीज़ को किस तरह डिफाइन करना है, तो हम उस प्रॉब्लम को, हम उस मसले को हल ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें उसका कोई मेथड या कोई वे नहीं मिलता। और इसी सारे फिनोमेनास कॉन्सेप्ट को पढ़ने से, हमें हिस्ट्री को पढ़ने से हमें उसका वे आउट मिलता है कि पहले क्या गलतियां की गई कि वो अब ना दोहराई जाए, हिस्ट्री को दोहराने के लिए। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज खत्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।